हेलो एंड वेलकम टू ब्ले लर्नर K12। सो दिस इज आयुष आज एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट द कोल्ड वॉर एरा। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद से वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद दुनिया में दो सुपर पावर इमर्ज होते हैं, यूएस एंड यूएसएसआर, और उनके बीच में करीब करीब 50 सालों तक एक पावर राइवलरी चलता है, एक सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन चलता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इन्हीं विषयों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स है इस चैप्टर का वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, साथ ही साथ एक गूगल फॉर्म भी दिया गया है जिसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको भी कंपाइल करके डाल दिया गया है, तो आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं कि आखिर चीजें किस प्रकार से आगे डेवलप होती। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको दे रखा है वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बट उसको जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि दुनिया में आखिर कौन कौन सी परिस्थितियां बदल रही थी, राइट, क्या क्या चीजें हो रही थी, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था पूरी दुनिया में। तो देखिए 1914 से लेकर 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ा जाता है एंड उसी के बीच में 1917 में एक और इवेंट होता है दैट इज नोन एज रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि वहां के जो जार होते हैं, रशियन एम्पायर के जो जार होते हैं, जार इट मींस किंग, किंग उनका नाम था जार निकोलस सेकेंड। सो उस किंग को वहां से हटाया जाता है और वहां पर एक और रिवॉल्यूशन होता है फिर बेसिकली अक्टूबर में ही उसी साल, जिसको हम लोग बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद व्लादिमीर लेनिन पावर में आ जाते हैं, बॉल्शेविक पार्टी वो पावर में आ जाती है और उसने बहुत सारे जो और भी रशियन एम्पायर तो है ही, साथ ही साथ और भी जो सोवियत थे, राइट, सोवियत इट मीन काउंसिल थे, उन छोटे छोटे काउंसिल्स को इकट्ठा किया और एक यूनियन बनाया, उन सबने एक यूनियन फॉर्म किया और वो बन गए यूएसएसआर। यूएसएसआर इट मींस यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बेसिकली जो ऐसे काउंसिल्स थे, ऐसे सोवियत थे जो कि सोशलिज्म को फॉलो करते थे, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे, तो उन लोगों ने एक काउंसिल बना लिया, एक यूनियन बना लिया और वो बन गया अब यूएसएसआर। आप देख सकते हो वर्ल्ड मैप में कि यूएसएसआर ये रहा। हालांकि अगर आप वर्ल्ड मैप को अभी देखोगे तो आपको यूएसएसआर नाम का कोई कंट्री अभी एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिखेगा। बेसिकली इसके जो सक्सेसर हैं वो हैं रशिया और प्लस आप कह सकते हो कि 14 अदर कंट्रीज। करेंट डे की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा एक एरिया होगा इनका। रशिया अभी के समय की अगर बात करें तो दुनिया का एरिया के वाइज में अगर आप बात करो तो सबसे बड़ा कंट्री एंड उस समय रशिया प्लस आज के समय के 14 और नेशन को आप ऐड कर लो तो ये बनता था यूएसएसआर। और इसका जो पूरा लैंड एरिया था ना वो प्लूटो से भी ज्यादा इनका एरिया है। एनीवे, यूएसएसआर फॉर्म हो जाता है 1917 के रिवॉल्यूशन के बाद। हालांकि कुछ टाइम और लगता है, धीरे धीरे ये चीजें होती, कुछ जो अदर नेशन थे वो 1917 के बाद तुरंत ऐड हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद 1922-24 तक जाके बहुत सारे और भी नेशंस या सोवियट्स उसमें ऐड हो जाते हैं और वो फॉर्म हो जाता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, मतलब दुनिया के नक्शे में एक नई कंट्री यूएसएसआर। और यूएसएसआर ने कौन सी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया? कम्युनिज्म। अब ये कम्युनिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे में डिटेल में बात करेंगे। बस मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि रशिया ने क्या किया, कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपने यहाँ पर अपनाई, कौन सी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म की। अब वो देश एक कम्युनिस्ट कंट्री बन चुका था। इससे पहले अभी तक कम्युनिस्ट कंट्री कोई नहीं दुनिया में एग्जिस्ट कर रही थी। इससे पहले कम्युनिज्म केवल किताबों की बात थी, केवल थ्योरी की बात थी। कार्ल मार्क्स ने केवल थ्योरी में दिया था। पहली बार दुनिया में कम्युनिज्म को किसी कंट्री ने अडॉप्ट किया, दैट कंट्री वाज यूएसएसआर। कम्युनिज्म जो है वो कैपिटलिज्म के ठीक उलट है, अर्थात जो यूएस और वेस्टर्न यूरोप के कई सारे कंट्री जो कि कैपिटलिज्म को उस समय फॉलो कर रहे थे, वो उसके ठीक उलट वाली चीज है। हालांकि धैर्य रखिए, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे कि क्या होता है कैपिटलिज्म, क्या होता है कम्युनिज्म एंड क्या होता है सोशलिज्म एंड सो ऑन, राइट। बस मैंने आपको ये बता दिया कि यूएसएसआर ने अपनी यहाँ पर पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी थी, पॉलिटिकल जो सिस्टम था, उसको कम्युनिज्म के सिस्टम पे उसको अलाइन किया। एनीवे, फिर कुछ सालों बाद क्या होता है कि 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। हालांकि पूरी दुनिया में किसी ने परसीव नहीं किया था कि फिर से एक वर्ल्ड वॉर झेलना पड़ेगा, क्योंकि उनको लगा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद
दुनिया इस स्थिति में नहीं होगी कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़े। एनीवे, बट 1939 से 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा जाता है, और इस वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप थे, दो ब्लॉक्स थे। एक का नाम है एलाइड पावर्स एंड दूसरे का नाम था एक्सिस पावर्स, राइट। अगर हम एक्सिस पावर की बात करें तो उसमें तीन कंट्रीज थे मेजरली, जापान, जर्मनी एंड इटली। वहीं अगर एलाइड पावर की बात करें तो इसमें आप बड़े पावर्स को आप देखोगे, यूके, ब्रिटेन को आप कह सकते हो, यूएसएसआर, यूएसए एंड फ्रांस, मेजरली यही सारी कंट्रीज थे। इवन की बहुत सारे और भी जो इनको कॉलोनीज थे, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, उस समय हालांकि पाकिस्तान फॉर्म नहीं हुआ था, बट इंडिया पाकिस्तान वाले एरिया को आप ऐड कर लो तो ये सब भी ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे। एनीवे, तो मेजरली ये दो ग्रुप था और इन कंट्रीज को आपने देख लिया। क्या होता है इस लड़ाई के खत्म होने के बाद, एक्सिस पावर ये लड़ाई हार जाते हैं। एंड एक्सिस पावर की लड़ाई के हारने के बाद ये लोग एलाइड पावर्स के यूके, यूएसआर, यूएसए एंड फ्रांस विक्टोरियस, विजेता। अब यहां पर आप कह सकते हो कि इसके बाद 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दुनिया के स्टेज पे दो सुपर पावर इमर्ज होते हैं, यूएसए एंड यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये इमर्ज होते हैं। सर, ये फ्रांस और ब्रिटेन क्यों नहीं? देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन का इतना ज्यादा डिवास्टेशन हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि अब वो इस स्थिति में नहीं थे कि अब वो सुपर पावर कहे जा सके। इवन कि इस वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दुनिया के कई सारे देश जो इनकी कॉलोनीज थे वो आजाद भी हो जाते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनी थे, 1947 हम लोग आजाद हो गए, म्यांमार हाल में उसके बाद ही आजाद हो गया तुरंत बाद, श्रीलंका उसके तुरंत बाद आजाद हो गया, उसके बाद इसराइल को भी एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रिकॉग्निशन मिल गया, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थे, अफ्रीका और एशिया के कई सारे कंट्रीज इस दौर में एक झटके से आजाद हो जाते हैं। मतलब कि ये कंट्रीज अब इस लायक नहीं थे कि अब वो दुनिया पे राज कर सके। तो एक तरह से आप कह सकते हो 1945 में जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसने यूरोप की जो हेजेमनी थी सदियों से, उसको खत्म कर दिया था। और उसके बाद वर्ल्ड पावर दो बच गए थे, सुपर पावर दो बच गए थे वर्ल्ड स्टेज पे, यूएसए एंड यूएसएसआर। क्योंकि यूएसए इस लड़ाई में बहुत बाद में इंटर होता है, 1941 में जाकर इंटर होता है, वो भी जापान ने प्रोवोक किया था उसके बाद। एंड यूएसएसआर का उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। एक तो आपने देखा यूएसएसआर इतना बड़ा एरिया है उसके पास, और हिटलर की आर्मी ज्यादा उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाई थी यूएसएसआर को, उसके बहुत सारे कारण थे, ठंड वगैरह एंड सो ऑन। सो अब दो सुपर पावर, यूएसए एंड यूएसएसआर। अगर आप देखोगे तो अभी मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कौन सी थी, कम्युनिज्म की, और उसी तरह यूएसए की आइडियोलॉजी कौन सी थी, कैपिटलिज्म की। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बता रखा है कि इन सब के बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं आपको बस एक परसेप्शन दे रहा हूँ कि क्या चीजें हो रही। सो यूएसए की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म। और कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म एक दूसरे के ठीक उलट वाली चीज है। कैपिटलिस्ट लोगों को कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो पसंद नहीं आता है, और कम्युनिस्ट लोगों को कैपिटलिस्ट वाली आइडियोलॉजी पसंद नहीं आती। तो इनके बीच में एक तरह से एक राइवलरी शुरू हो जाता है, और उसी राइवलरी को हम लोग जानते हैं कोल्ड वॉर के नाम से। मतलब ये दोनों देश अब लड़ाई कर रहे हैं, और वो लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई है, वो लड़ाई आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, वो मिलिट्री लड़ाई नहीं है। कैसे, क्यों, ये देखते हैं हम लोग। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पूरी दुनिया में, इसका इम्पैक्ट पड़ता है पूरी दुनिया में, इसका एरिना फैलते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि पूरे 50 सालों तक 1945 के इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से लेकर 1990s के शुरुआती सालों तक, 1991 तक, पूरी दुनिया इन्हीं दो कंट्री के राइवलरी में पिस के रह गई। तो आप देखोगे कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक राइवलरी थी 50 सालों तक चलती है, और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों तक इसका प्रभाव पड़ता है, जैसे वियतनाम हो, जैसे कोरिया हो, अरब हो, राइट, अफगानिस्तान हो, ऐसे कई सारी कंट्रीज तक इसका प्रभाव पड़ता है। और उसी का एक एग्जाम्पल देखोगे या फिर एक हाई पॉइंट देखना चाहते हो तो आप समझो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। हम लोग समझते हैं अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में आके क्या चीजें हो रही थी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्यूबा आखिर है क्या। सो यूएसए के नीचे एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है क्यूबा, यहां पर आप देख सकते हो ये है क्यूबा, राइट। क्यूबा में रूल था बटिस्टा, नहीं ये बटिस्टा नहीं, ये WWE वाले हैं, ये बटिस्टा, ये एक मिलिट्री डिक्टेटर थे जिनको अमेरिका ने बैक कर रखा था, और इनकी आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, ऑब्वियसली तभी अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, ये मिलिट्री डिक्टेटर थे वहां पर, और इनका रूल होता है। क्यों था, अमेरिका इनको क्यों सपोर्ट कर रहा था? आप सोच कर देखो कि क्यूबा है, क्यूबा के पास जो रिसोर्सेज है, क्यूबा के पास जो लैंड है, उन सब पे अमेरिका का रूल चल रहा है।
अमेरिका की ओनरशिप चल रही है, मतलब क्यूबा के अपने लोग गरीबी में जूझ रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास लैंड नहीं है, और वो सारे लैंड का ओनरशिप उन्होंने अमेरिका को दे रहा है। मतलब क्या कि क्यूबा के रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉइटेशन है वो अमेरिका कर रहा है, उसको यूज अमेरिका कर रहा है, उसका प्रॉफिट अमेरिका ले रहा है। और इस कारण से अमेरिका के प्रभाव के कारण या अमेरिका के बैक के कारण बटिस्टा यहाँ पे रूल कर रहे थे। छोटा सा कंट्री अमेरिका के ठीक नीचे, यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हो इस चीज को। राइट, यहाँ पर आप देखो, ये फ्लोरिडा है, उसका एक स्टेट है अमेरिका का, उसके ठीक नीचे ये एक आइलैंड कंट्री। एनीवे, सो वहां पर क्या होता है, क्यूबा में 1959 में एक रिवॉल्यूशन होता है जिसको कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, और वहां पर एक नए रूलर आते हैं, बेसिकली जिनका नाम था फिदेल कास्त्रो, एक कम्युनिस्ट लीडर जिन्होंने एक रिवॉल्यूशन किया था। हालांकि इससे पहले वो चेक गुएरा के साथ मिलकर उन्होंने फिर एक जगह और भी रिवॉल्यूशन किया था, हालांकि उस सब चीजों के बारे में कभी और बात करेंगे। सो इस रिवॉल्यूशन के बाद क्यूबा अब एक कम्युनिस्ट कंट्री बन चुका था और उसके लीडर बन चुके थे फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि अब ये कम्युनिस्ट को हटा चुके हैं, और ये अब क्यूबा को कैसा कंट्री उन्होंने बना दिया, कम्युनिस्ट कंट्री। कैपिटलिस्ट को उन्होंने हटा दिया, अब ये कम्युनिस्ट कंट्री बन चुका है क्यूबा। अब देखिए, कम्युनिस्ट कंट्री अमेरिका को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको अमेरिका कैपिटलिस्ट और उसको कम्युनिस्ट कभी पसंद नहीं आएगा। अमेरिका ने ट्राई किया कि क्यूबा में जो ये कम्युनिस्ट लेड गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट रूल्ड गवर्नमेंट है, फिदेल कास्त्रो की गवर्नमेंट है, उसको हटाया जाए। अप्रैल 1961 में अमेरिका ने एक इन्वेजन किया। इस इन्वेजन को नाम से जाना जाता है बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्यूबा और वहां पे एक जगह है बे ऑफ पिग्स, वहां पर इन्वेजन किया अमेरिका ने, बहुत सारे जो अपने आदमी थे वहां पर उतारे, और उसने ट्राई किया कि यहाँ पे फिदेल कास्त्रो की जो गवर्नमेंट है उसको टॉपल किया जाए, उसको ओवरथ्रो कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन ये अनसक्सेसफुल होता है, मतलब अमेरिका इस चीज में सफल नहीं हो पाता है, वहां पर बे ऑफ पिग्स इन्वेजन अनसक्सेसफुल हो जाता है, मतलब वहां पे फिदेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट वहां पर रह जाती है। ठीक है, अमेरिका इस चीज में अनसक्सेसफुल रहता है, असफल रहता है। लेकिन अगर आप देखोगे इस चीज को, तो देखिए दुनिया में ये रहा यूएसएसआर। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कौन सी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। अब देखिए, उसके जो लीडर थे उस समय यूएसएसआर के, वो थे निकिता क्रुशेव। निकिता क्रुशेव ने सोचा कि एक ऐसा कंट्री जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहता है, उसको हमें बचाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका उसे रहने नहीं देगा। तो इन्होंने सोचा कि हम फिदेल कास्त्रो की गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको वहां पर रूल करने में मदद करेंगे, ताकि दोबारा अमेरिका इनको हटाने की कोशिश ना करे। इस ख्याल से इनके मन में एक प्लान आया, और वो प्लान बेसिकली ये था कि उनको एक तीर से दो निशाने होने वाले थे। क्यों? उन्होंने प्लान बनाया कि यूएसएसआर क्या करेगा, क्यूबा को एक मिलिट्री बेस में कन्वर्ट करेगा। क्यूबा में क्या करेगा, मिलिट्री बेस बनाएगा, और वहां पर अपने मिसाइल्स को डिप्लॉय करेगा। ठीक है, वहां पे अपने मिसाइल्स को वहां पर प्लांट कर देगा। इसका क्या फायदा होगा, सोचिए। इसका एक फायदा यह होगा कि फिदेल कास्त्रो की गवर्नमेंट वहां पर सिक्योर हो जाएगी, अमेरिका इस क्यूबा पे वापस से अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। और दूसरा फायदा क्या, कि जो यूएसएसआर है उसके उसको एक बेस मिल जाएगा, ताकि यहां पर मिसाइल से वो जब चाहे अमेरिका पे, यूएस पे अटैक कर सकता है, और किसी भी एरिया पे, इवन की वॉशिंगटन पे, इवन की फ्लोरिडा पे, फ्लोरिडा तो हालांकि पास में ही था, इवन की आगे तक भी वो जा सकता था, न्यूयॉर्क तक भी, मतलब पूरा पूरा अमेरिका उसके जद में आ जाता, उसके रेंज में आ जाता। तो दो फायदे, पहला फायदा ये कि फिदेल कास्त्रो की गवर्नमेंट को सिक्योर करना है, दूसरा फायदा ये कि जब चाहे यूएसएसआर तब वो अमेरिका पे पूरे तरह से अटैक कर सकता था, और बहुत पास से अटैक कर सकता था। क्योंकि इससे पहले मैं आपको हालांकि एक चीज बता देता हूं कि यूएसएसआर के ठीक नीचे यहां पर आप जो देख रहे हो कंट्री, इसका नाम है टर्की। और टर्की जो है ना, वो अमेरिका के फेवर में था। ठीक है, और टर्की में अमेरिका ने मिसाइल डिप्लॉय कर रखे थे। ठीक है, टर्की में अमेरिका ने मिसाइल डिप्लॉय कर रखे थे कि यूएसएसआर पे कभी अटैक करना हुआ तो हम यहां से यूएसएसआर पे अटैक कर देंगे। अब सोचिए कि निकिता क्रुशेव भी तो सोच रहे थे कि मुझे भी कोई ऐसा कंट्री मिल जाए जो कि अमेरिका के पास में हो, और वहां पे हम अपने मिसाइल्स को रखते हैं, तो जब हमें मौका मिले या कभी लड़ाई छिड़ गई तो फिर हमें भी एक सहूलियत हो जाएगा कि हमें अमेरिका पे अटैक कर सके। तो दो निशाने, पहला फिदेल कास्त्रो की गवर्नमेंट को सिक्योर करना, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को इंटैक्ट रखना पूरे वर्ल्ड में, एंड दूसरा फायदा ये कि जब चाहे वो अमेरिका को अपनी रेंज में लेकर अटैक कर सकते हैं। सो
निकिता क्रुश्चेव ने अपने शिप भेजे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस पिक्चर से कि अपने शिप को क्यूबा भेजा और वहां पर अपने मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया। अब देखिए इस पिक्चर से ये खुशी जाहिर हो रही है, फिदेल कास्ट्रो के हाथ में मिसाइल्स आ चुके हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए यूएसएसआर आ चुका है, एक सुपर पावर आ चुका है। और इस पिक्चर से आप देख सकते हो कि उसका रेंज कितना ज्यादा है। ये आप देख सकते हो क्यूबा में जो मिसाइल्स है उसका रेंज शिकागो तक, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन एंड इवन के सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स एलए तक भी पहुंच चुका था। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत कम ही दूरी पर रह गया था न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, शिकागो, सेटल, डेनवर, लॉस एंजलिस एंड मैक्सिको, हालांकि अमेरिका का पार्ट नहीं, बट एनीवे वो यहाँ तक पहुंच चुका था क्यूबा एंड बेसिकली यूएसएसआर। एक इस बात का अंदाजा यूएसए को लगा ही नहीं। करीब 2 हफ्ते तक अमेरिका को इस बात का पता ही नहीं चला कि यूएसएसआर ने क्यूबा को अपना मिलिट्री बेस बना लिया और वहां पर मिसाइल से डिप्लॉय कर चुके हैं। बहुत दिनों बाद, मतलब 2 हफ्तों के बाद करीब करीब, जो एक स्पाई प्लेन था, एक जासूसी प्लेन जो था अमेरिका का, वो क्यूबा के ऊपर से उड़ता है और उसने कुछ तस्वीरें भेजी, कुछ तस्वीरें निकाली और ये तस्वीरें कुछ ये थी। यहाँ पर आप देख सकते हो मिसाइल्स, क्यूबा के मिसाइल्स दिख रहे हैं। क्यूबा में जो मिसाइल्स डिप्लॉय किए गए हैं वो सारे दिख रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, मिसाइल लॉन्चर्स हो, सारी चीजें वहां पर उस तस्वीर से क्लियर होंगी। अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो एंड सेटबैक था। अमेरिका को यह पता लगा कि उसकी नाक के नीचे, उसके पड़ोस में मिसाइल्स डिप्लॉय हो चुके हैं और वो भी उसके कट्टर दुश्मन के द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा। अमेरिका अब क्या करेगा, सोचिए। अमेरिका ने डायरेक्ट, अमेरिका के उस समय प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उसने निकिता क्रुश्चेव को कॉल किया कि हे, आप उस जगह से, मेरे पड़ोस में से जो मिसाइल आपने डिप्लॉय किया है उसको आप हटाओ। निकिता क्रुश्चेव ने कहा, नो माय डियर फ्रेंड, आपने भी तो टर्की में रखा था, हमने कुछ कहा नहीं, अब हम भी वहां पे रखेंगे और वहां से नहीं हटाएंगे। सोच सकते हो कितना बड़ा टेंशन इमर्ज हुआ होगा। अमेरिका अब क्या कर सकता था, देखिए। पहला ऑप्शन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, अमेरिका क्या कर सकता था। अमेरिका डायरेक्ट अटैक कर सकता था यूएसएसआर पे डायरेक्ट, या फिर अटैक कर सकता था क्यूबा पे और उन मिसाइल्स को वहां से डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन अमेरिका एक्चुअली नहीं कर सकता था। ठीक है, आपके दिमाग में ये चीजें आ रही होंगी कि क्यों अमेरिका ने क्यूबा पे अटैक नहीं कर दिया या यूएसएसआर पे अटैक नहीं कर दिया। बिल्कुल, अमेरिका में जो प्रेसिडेंट थे, उनके जो एडवाइजर थे, उन लोगों ने एडवाइस दिया था कि हमें अटैक कर देना चाहिए, बट अमेरिका नहीं कर सकता था। उसकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब थे, एटम बॉम्ब थे। तो सर, यूएसएसआर के पास भी एटम बॉम्ब्स थे, न्यूक्लियर बॉम्ब था। मतलब क्या हुआ कि अगर ये लड़ाई छिड़ती है तो उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स का भी यूज किया जाएगा, और न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज किए जा चुके थे 1945 में जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे, और दुनिया ने वो तबाही देख रखी थी। और मैं आपको बता दूं कि जापान में जो एटॉमिक बॉम्ब्स यूज किए गए थे उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल एटम बॉम्ब दोनों कंट्रीज के पास थे। मतलब इतने जखीरे थे दोनों कंट्रीज के पास कि कोई भी कंट्री ये जहमत नहीं कर सकता था कि हम वॉर शुरू करें। एनीवे, तो अब क्या ऑप्शन बचता है कि हम लोग नेगोशिएशन करें। ये दोनों कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एम्बेसडर थे, वो मीटिंग करते थे, नेगोशिएशन करते थे, एंड अमेरिका ने कदम उठाया और उस कदम को नाम से जाने जाता है नेवल ब्लॉकेड का। उन्होंने कहा कि रशिया से जो भी शिप्स आएगी उनको हम रास्ते में रोक देंगे, और इस कंडीशन को बोला जाता है नेवल ब्लॉकेड या क्वारंटीन। मतलब यूएसएसआर से कोई भी शिप क्यूबा अब नहीं पहुंचेगा। मतलब रास्ते में अमेरिका ने अपने शिप वहां पर लगा दी, और ये करीब करीब तक नेवल ब्लॉकेड चलता है। 16 अक्टूबर से ये शुरू होता है 1962 में, और ये चलता है करीब करीब 28 या 29 अक्टूबर 1962 तक। मतलब करीब 13-14 दिनों तक पूरी दुनिया सांसें रोक कर खड़ी थी कि कहीं ये वॉर न्यूक्लियर वॉर में तब्दील ना हो जाए। अगर न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होता है तो एक बार नहीं, पूरी दुनिया बार बार तबाह हो सकती है। इस कार्टून से आप इस उस समय के कंडीशन को आप समझ सकते हो कि एक तरफ निकिता क्रुश्चेव है, एक तरफ जॉन एफ कैनेडी, और दोनों मिसाइल पे बैठे हुए हैं। मतलब, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इन दोनों के पास एक बटन है, ट्रिगर है, जिसको दबाते ही ये मिसाइल ऑन हो जाएंगे, एंड उसके बाद पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इन दोनों के पास सैकड़ों के संख्या में एटॉमिक बॉम्ब्स थे, और उनके पास इतना पावर था कि पूरी दुनिया को एक बार नहीं, कई कई बार तबाह कर सकते थे।
और इस क्राइसिस को नाम से जाना जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से। बट फाइनली दोनों कंट्री के जो लीडर्स थे उन्होंने इस चीज को डिसाइड किया कि अटैक वगैरह से बात नहीं बनने वाली थी क्योंकि दोनों का ही नुकसान होगा। तो फाइनली एक नेगोशिएशन होता है एंड जॉन एफ कैनेडी एंड निकिता क्रुश्चेव के बीच में डील होता है। अमेरिका ने ये एश्योरेंस दिया कि ठीक है हम क्यूबा पे अटैक नहीं करेंगे। तो निकिता क्रुश्चेव ने कहा अच्छा ठीक है तो हम भी वहां से मिसाइल को हटा लेते हैं। फाइनली ये नेगोशिएशन होता है कि अमेरिका ने बोला कि अच्छा हम क्यूबा पे अटैक कभी नहीं करेंगे, इसका हम एश्योरेंस देते हैं, गारंटी देते हैं। तो यूएसएसआर ने बोला अच्छा ठीक है तो हम भी वहां से मिसाइल को हटा लेते हैं, लेकिन आप टर्की में से भी हटाओ। तो अमेरिका ने बोला ठीक है हम टर्की में से भी हटा लेंगे लेकिन कुछ समय चाहिए। एनीवे किसी तरह पूरी दुनिया ने एक चैन की सांस ली क्योंकि ये जो 13-14 दिन का ये पूरा जो एक क्राइसिस था वो फाइनली खत्म होता है। पूरी दुनिया तबाह होते होते बच गई। इवन कि एक इंसिडेंट मुझे याद आता है, उसमें मैं आता हूँ तो काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक बार क्या हुआ था कि जैसा मैंने बताया कि क्यूबा है, यहाँ पर क्यूबा है एक कंट्री, और वहाँ पर यूएस और यूएसआर की जो नेवी है वहाँ पर एक दूसरे के सामने है। एक सबमरीन भी था। सबमरीन आप जानते हो पनडुब्बी होता है जो कि पानी के काफी अंदर रहता है, राइट। और वो न्यूक्लियर सबमरीन था, इट मीन्स उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी थे। मतलब उसको इस लिहाज से भेजा गया था कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब को छोड़ भी सकते हो, मतलब फायर भी कर सकते हो, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब को यूज किया भी जा सकता है। एनीवे वो न्यूक्लियर बॉम्ब किसका है? वो है यूएसएसआर का, ठीक है। वो सबमरीन है, पानी के अंदर है, और ऊपर में पानी के ऊपर में यूएस की शिप थी। उसने कुछ सिग्नल भेजे या पानी के ऊपर आओ या फिर कुछ ऐसे ही सिग्नल्स भेजे। यूएसएसआर की शिप में जो लोग बैठे हुए थे, इंचार्ज थे वहां पर, उन लोगों ने इसको मिसअंडरस्टैंड किया, मतलब मिस इंटरप्रिटेशन हुई और उनको लगा कि यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज किया जा चुका है, अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन को छोड़ दिया। तो अब यूएसएसआर के शिप में जो इंचार्ज थे उनको डिसाइड करना था, क्योंकि वो पानी के बहुत अंदर है ना, तो अब वो कांटेक्ट नहीं कर सकते यूएसएसआर से या यूएसए से, या ऊपर में क्या चीजें हो रही है पानी के ऊपर में, क्या सही में एटॉमिक बॉम्ब को यूज किया जा चुका है या नहीं किया जा चुका है। अब उनको डिसीजन लेना था, बहुत क्विक डिसीजन लेना था कि क्या हमें भी एटम बॉम्ब को यूज कर लेना चाहिए या नहीं। उस सबमरीन के इंचार्ज थे 3 व्यक्ति, और 3 व्यक्ति के हाथों में ये अधिकार था कि यूनानिमसली उनको डिसीजन लेना था कि क्या यहाँ पर हमें न्यूक्लियर वॉर को स्टार्ट कर देना चाहिए या नहीं, मतलब हमें भी एटम बॉम्ब को यूज कर लेना चाहिए या नहीं। तो एक रूल था, एक प्रोटोकॉल था कि तीनों व्यक्ति अगर हाँ कहते हैं तो ही यहाँ पर एटम बॉम्ब को फायर किया जाएगा, एटॉमिक मिसाइल को फायर किया जाएगा। बट फॉर्चुनेटली ये पूरे कह सकते हो कि मानव जाति का एक अच्छा लकी था, गुड लकी था कि इसमें 2 व्यक्ति कहते हैं कि हाँ हमें कर देना चाहिए, बट एक व्यक्ति जो होते हैं उन्होंने इससे मना कर दिया, ठीक है। अब जो भी थे बट उन्होंने मना कर दिया एंड अल्टीमेटली ये यहाँ से एटम बॉम्ब को नहीं फायर किया गया और दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर में फंसने से बच के रहेगी। क्योंकि अगर यूएसएसआर फायर कर देता, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि गलती से ही, मिस इंटरप्रिटेशन से ही, मिसअंडरस्टैंडिंग से ही, लेकिन अगर फायर कर देता तो यूएस को क्या लगता कि हमें पे डायरेक्ट अटैक हुआ है, तो यूएस भी यूज कर लेता न्यूक्लियर वॉर, और दोनों के पास सैकड़ों की संख्या में एटम बॉम्ब्स। ऐसा ही एक और वाकया हुआ था जब टेक्निकल खराबी के कारण जो कमांडर बैठे हुए थे स्क्रीन पे, उनको स्क्रीन पे दिखा लॉन्च, मतलब अमेरिका ने उनको, मतलब उनकी मशीन ने उनको बताया कि अमेरिका ने एटम बॉम्ब को फायर कर दिया है। अब उनको बस एक बटन क्लिक करना था, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया। उनकी गट फीलिंग आई, जो भी फीलिंग आई, उन्होंने नहीं किया। उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है, द मैन हु सेव द वर्ल्ड। उस एक व्यक्ति के कारण यहाँ पर, या फिर यहाँ सबमरीन में एक व्यक्ति के कारण कुछ होने से बच गया, कुछ बड़ा होने से बच गया। तो आप सोच सकते हो कि दुनिया किस ब्रिंक पर थी, किस किस मुहाने पे थी कि किसी भी क्षण न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकता था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ द कोल्ड वॉर, हालांकि मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एलाइड फोर्सेज एंड एक्सिस फोर्सेज, एलाइड फोर्सेज की तरफ यूएसए, यूएसआर, यूके एंड फ्रांस, और दूसरी तरफ एक्सिस फोर्सेज की तरफ जर्मनी, इटली एंड जापान, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बताया कि यूएसए काफी बाद में ऐड होता है, ठीक है। यूएसए इसमें इस वर्ल्ड वॉर में फंसना भी नहीं चाहता था, राइट, बट एक स्लीपिंग जायंट को उठा दिया जापान ने। जापान ने क्या किया, 1941 में दिसंबर 7 को एक एक नेवल बेस था, यहाँ पर एक आइलैंड है, हवाई का आइलैंड है, हवाईयन आइलैंड है। हवाई आइलैंड पे एक नेवल बेस था अमेरिका का, यूएस का। यहाँ पे आप देख सकते हो अमेरिका इधर है और जापान ये रहा, ठीक है, और इधर चाइना है और उसके बाद यहाँ पे इंडिया है। जापान ने क्या किया कि हवाई की जो आइलैंड थी वहां पर जो नेवल बेस था अमेरिका का, अमेरिका
उसकी वहां पे नेवी हुआ करती थी, पर्ल हार्बर उसको कहा जाता था, नेवल बेस को, उस पर अटैक कर दिया। और ये प्रोवोक करना हुआ, बेसिकली उंगली कर लिया उसने अमेरिका को और जगा दिया एक जायंट को। और उसके बाद अमेरिका ऐड होता है इस वॉर में, और अमेरिका के ऐड होने के बाद बेसिकली एक तरह से एक तरफा हो जाता है ये पूरा। हालांकि काफ़ी लंबे समय तक ये लड़ाई चलती है एंड 1945 में जाकर ये लड़ाई खत्म होती है। तो आप इस मैप में देख सकते हो कि कौन कौन से कंट्रीज एक्सिस पावर की तरफ से या कौन कौन से कंट्री एलाइड पावर की तरफ से। तो आप ये जो येलो में देख रहे हो वो सारे एलाइड पावर्स की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स हो, कनाडा हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, इंडिया हो। इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया उसमें ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी, तो इस कारण से हम लोग एलाइड पावर की तरफ से लड़ रहे थे। वही आप रेड में जो आप देख रहे हो कंट्रीज, चाहे वो जर्मनी हो, राइट, इटली हो, फिर आप यहाँ पे जापान को देखोगे, ये सारी कंट्रीज एक्सिस पावर की तरफ थे और पूरी दुनिया इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इस वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी, क्योंकि मेजर पावर तो लड़ाई लड़ ही रहे। एनीवे, ये वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945। और कैसे खत्म होता है ये लड़ाई? देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने का कारण था अमेरिका द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब को ड्रॉप कर देना। 2 तारीख जो मानव इतिहास के या फिर आप कह सकते हो साइंटिफिक इतिहास के लिए बहुत दर्दनाक दिन था कि हम लोगों ने साइंटिफिक अचीवमेंट तो बहुत सारे कर लिया, लेकिन उस अचीवमेंट का क्या नुकसान हो सकता है उसको अब हम लोगों ने देखा। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर रिस्पेक्टिवली बॉम्ब ड्रॉप किए जाते हैं। जो हिरोशिमा पर किया जाता है उसका नाम था, उस बॉम्ब का नाम रखा गया था लिटिल बॉम्ब, एंड नागासाकी पर जो किया जाता है उसका नाम था, उस एटम बॉम्ब का नाम रखा गया था फैटमैन। तो ये 2 शहरों पे गिराए जाते हैं और पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। जापान इस स्थिति में नहीं था अब कि अब वो लड़ाई को कंटिन्यू करे, एंड 15 अगस्त को उसने अपना जो सरेंडर है उसको अनाउंस कर दिया, एंड सितंबर में जाके उसने फॉर्मली इस चीज को साइन कर दिया। ठीक है, मतलब उसने 15 अगस्त को उसने अनाउंस कर दिया कि अब हम इस लायक नहीं है कि लड़ाई लड़ सकते हैं। उसके बाद आप कह सकते हो कि ये लड़ाई खत्म हो जाता है। हिटलर पहले ही हार चुका था, हिटलर पहले ही मर चुका था। ठीक है, उसने सुसाइड कर रखा था। उसके बाद जापान बच गया था जो बहुत तांडव मचा रहा था, बट उस पर भी अमेरिका ने 2 एटम बम गिरा दिए, और उसके बाद जापान भी इस लायक नहीं था कि अब हम आगे लड़ाई को कंटिन्यू कर सके। हालांकि इस इंसिडेंट के बारे में 2 अलग अलग विचार हैं। इस इंसिडेंट के जो क्रिटिक्स हैं, जो कहते हैं कि अमेरिका ने जो गिराया वो सही नहीं किया, वो ये कहते हैं कि जापान अब सरेंडर करने ही वाला था। ध्यान से समझो इस चीज को। इस इंसिडेंट के क्रिटिक जो हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने जापान पे फिजूल में गिराया। अमेरिका को पता था कि जापान अब स्थिति में नहीं है, पहले ही उसको पता था कि जापान अब इस स्थिति में नहीं है कि वो लड़ाई को आगे कंटिन्यू कर सके, फिर भी उसने गिराया। क्यों गिराया फिर? तो जापान को बर्बाद करने के लिए नहीं, यूएस ने ये बॉम्ब ड्रॉप किया था सोवियत यूनियन को रोकने से। यूएस को ये लगा था कि सोवियत यूनियन जापान पे अटैक करेगा और जापान के एरिया को भी अपनी तरफ कैप्चर कर लेगा, और जैसा मैंने आपको बताया था यूएस और यूएसएसआर के बीच में नहीं बनती थी। ठीक है, अब ये चीज समझो आप कि एक तरफ यूएस है और दूसरी तरफ यूएसएसआर है। यूएस और यूएसएसआर की कभी नहीं बनती थी। अब फिर आपके मन में एक सवाल आएगा, फिर सर क्यों ये दोनों एक टीम में मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे? जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये दोनों एक टीम में होकर लड़ रहे थे। जब इनके दोनों के बीच में बनती नहीं थी, दोनों के बीच में मनमुटाव रहता था, तो फिर क्यों एक दूसरे के साथ में मिलकर लड़ रहे थे? देखिए, इन लोगों ने अपनी जो दुश्मनी है उसको एक तरफ साइड रखा। अभी जो मेन प्रॉब्लम है, मेन दुश्मनी है, वो हिटलर से। अभी जो पूरी दुनिया को प्रॉब्लम है, या बेसिकली कह सकते हो एलाइड पावर को प्रॉब्लम है, वो हिटलर है। फासिज्म या की जो पॉलिसी थी हिटलर की, पूरी दुनिया को कॉन्कर करना और पर्टिकुलरली यूरोप को, तो अभी मेन प्रॉब्लम था हिटलर। तो इन लोगों ने सोचा कि ये जो अपनी दुश्मनी है ना वो बाद में भी चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेनली हिटलर को हराते हैं। तो इन लोगों ने इस कारण से हिटलर को हराने के लिए, हिटलर को रोकने से, जापान और इटली को रोकने के लिए इन्होंने कोलैबोरेशन किया और ये एलाइड पावर की तरफ से एक साथ लड़े। लेकिन जब ये चीज़ें खत्म हो जाती है, खत्म होने के कगार पे आती है, तो ये जो पुरानी दुश्मनी थी वो वापस से उजागर हो जाती है, और अमेरिका नहीं चाहता था कि यहाँ पर
ये इस जगह पर आप देख रहे हो कि यूएसएसआर के ठीक नीचे में है ना जापान। तो यूएस नहीं चाहता था कि यूएसएसआर इस एरिया को कैप्चर करे और अपना जो कम्युनिस्ट वाला जो सो कॉल्ड आप कहते हो कि अमेरिका को पसंद नहीं है, तो वो वाली जो आइडियोलॉजी है यहाँ पर प्रोपोगेट करे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यूएसएसआर को रोकने के लिए, यूएसएसआर को पॉलिटिकल गेन, एशिया में पॉलिटिकल गेन लेने से रोकने के लिए अमेरिका ने जापान को तबाह किया। वो बेसिकली जापान को बर्बाद नहीं करना चाहता था, वो अमेरिका यूएसएसआर को रोकना चाहता था। ठीक है, कि जापान पूरी तरह से बर्बाद हो जाए तो ये लड़ाई खत्म हो जाए, तो फिर यूएसएसआर जापान पे अटैक नहीं करेगा। ये कर रहा था। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अमेरिका जानता था कि जापान अब सरेंडर करने वाला है, तो फिर उसके लिए अननेसेसरी था ये बॉम्ब ड्रॉप करना। उसने बॉम्ब ड्रॉप किया था यूएसएसआर को जापान तक या फिर एशिया में और भी पॉलिटिकल गेन लेने से। लेकिन जो यूएस के सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये लड़ाई को रोकना जरूरी था, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। लड़ाई के कारण लोग मारे जा रहे थे, अमेरिका का काफी नुकसान हो रहा था, काफी लंबे समय तक ये लड़ाई खिंच चुकी थी। मतलब जहां पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो केवल 4 साल तक लड़ा गया, ये 6 साल तक खिंचा जा चुका था। तो अब ये लड़ाई को रोकना जरूरी था। इस कारण से अमेरिका ने इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए जापान पे बॉम्ब ड्रॉप की। तो ये दो डिफरेंट वॉइसेस है, दो डिफरेंट आप कह सकते हो कि थिंकिंग है। एक तरफ कुछ लोग इसको गलत मानते हैं, अननेसेसरी मानते हैं, कुछ लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं। बट एनीवे ये रियलिटी यही है कि जापान पे गिराया गया और जापान का पूरी तरह से नाश हो गया। फाइनली ये लड़ाई खत्म होती है और उसके बाद वर्ल्ड स्टेज पे, ग्लोबल स्टेज पे दो सुपर पावर इमर्ज होते हैं, यूएसए एंड यूएसएसआर, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अब इनके बीच में एक राइवलरी शुरू होगी और इसी राइवलरी को हम लोग जानते हैं कोल्ड वॉर के नाम से। सो व्हाट इज अ कोल्ड वॉर? बेसिकली कोल्ड वॉर वाज द पीरियड ऑफ कंपटीशन, द टेंशंस एंड द सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, backed by the respective allies from the mid 1940s until the early 1990s। अर्थात 1940 के मिड से लेकर, मतलब मैंने आपको बताया अभी कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वहां से लेकर अर्ली 1990s तक, मतलब 1990 के शुरुआती दिनों तक, और अगर कहूं तो एग्जैक्ट 1991 तक, जो ये 1945 से लेकर 1991 तक, ये करीब करीब 50 सालों तक ये जो सीरीज ऑफ कंपटीशन था, ये पीरियड ऑफ कंपटीशन था, किसके बीच में? यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में। टेंशन था यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच में, और सीरीज ऑफ कन्फेडरेशन था, कन्फेडरेशन होते रहते थे। चाहे वो मैंने आपको बताया वियतनाम में हो, कोरिया में हो, अफगानिस्तान में हो, अरब में हो, ये कन्फेडरेशन चलता रहता था। यूएस आगे, यूएसएसआर आगे। तो एक सीरीज ऑफ कन्फेडरेशन जो ये 50 सालों तक चला, एक जो पीरियड ऑफ कॉम्पिटिशन, पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, पीरियड ऑफ टेंशन, दैट इज द कोल्ड वॉर। उसी को हम लोग कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। तो आप लिख सकते हो कोल्ड वॉर वाज द पीरियड ऑफ कंपटीशन, पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, द टेंशन एंड द सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन, बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव एलाइज। मतलब उनके एलाइज भी थे बहुत सारे। आपने देखा होगा जब दो गैंग लड़ाई लड़ते हैं तो क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं कि ना, कि छोटे छोटे और भी कंट्रीज उनके साथ हो जाए। ऐसा यूएसए भी चाह रहा था और यूएसआर भी चाह रहा था। छोटे छोटे कंट्रीज इनको सपोर्ट कर रहे थे और इनको सपोर्ट कर रहे थे। मतलब यूएसआर की टीम में भी बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज थे और यूएसए की टीम में भी बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज थे। तो इनके बीच में भी लड़ाइयाँ होती रहती थी, कंपटीशन चलता रहता था, टेंशन चलता रहता था और सीरीज ऑफ कंपटीशन चलता रहता था। तो इसी कंपटीशन को, इसी पीरियड ऑफ टेंशन को हम लोग जानते हैं कोल्ड वॉर के नाम से। आई होप चीजें क्लियर हो गई। सो कोल्ड वॉर को अगर आप बेसिकली समराइज करना चाहो ना, तो ये एक तरह से वॉर ऑफ आइडियोलॉजी था। इसका हिंट मैंने आपको शुरू में ही दे रखा था कि यूएस की जो आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, और यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है वो कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म की आइडियोलॉजी। तो एक तरफ से कह सकते हो कि एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, आइडियोलॉजिकल वॉर था, और आइडियोलॉजिकल वॉर ही था। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि मिलिट्री फ्रंट पे लड़ाई हो रही। इट मीन्स ऐसा नहीं था कि यूएसए अटैक कर रहा है यूएसएसआर पे और यूएसएसआर अटैक कर रहा है यूएसए पे, ऐसा कोई नहीं था। इन दोनों की मिलिट्री डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थी। बेसिकली यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर लड़ा जाता था। कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोरिया। अब कोरिया में है, लड़ाई चल रहा है, दो ग्रुप है, ठीक है, ये कोरिया, अब दो ग्रुप है। अब एक ग्रुप को क्या किया, यूएसए ने सपोर्ट कर दिया, और एक ग्रुप को यूएसएसआर ने सपोर्ट कर दिया। बस ये चीज चल रही थी। चाहे वो अफगानिस्तान में हो तो एक ग्रुप को यूएसए सपोर्ट कर देता था, दूसरे ग्रुप को यूएसएसआर सपोर्ट कर देता था। मतलब डायरेक्ट कभी यूएसए ने यूएसएसआर पे अटैक नहीं किया और यूएसएसआर ने कभी यूएसए पे अटैक नहीं किया। ये दोनों किसी तीसरे कंट्री को ढूंढते थे, किसी तीसरे जगह पे जाते थे और वहां पे ये लड़ाई लड़ी। एक ग्रुप को उसने सपोर्ट कर दिया, दूसरे ग्रुप को दूसरे ने सपोर्ट कर दिया। तो एक तरह से एक डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं हो रहा है दोनों देशों के बीच में, ये
एक तरह से प्रॉक्सी वॉर था। और बेसिकली इन सब के कोर में था आइडियोलॉजी, द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। क्योंकि अमेरिका की जो आइडियोलॉजी है वो है लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल अर्थात लिबरल वर्ड निकल के आया है लिबर्टी से, आजादी। और आप जानते हो डेमोक्रेसी क्या होता है, एंड उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में। तो कोल्ड वॉर एक वॉर ऑफ आइडियोलॉजी था, जहां पर यूएसए की आइडियोलॉजी है लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, दूसरी तरफ यूएसएसआर की आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। तो इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के बारे में हम लोग अब जान लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, अमेरिका की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बेस्ड है डेमोक्रेसी पे। और डेमोक्रेसी आप जानते हो, डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक टीनेट क्या होता है, फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन। तो अमेरिका में इसी प्रकार से वहां पे इलेक्शन हो रहा है। आप जानते हो मॉडर्न टाइम में जो सबसे पहला डेमोक्रेटिक कंट्री है वो अमेरिका है। 1776 में ये आजाद हो चुका है ब्रिटेन से, एंड उसके बाद वहां पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बने और वहां पे डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाने लगा। फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन से वहां पे गवर्नमेंट चुनी जाने लगी। बट यूएसएसआर, मैंने आपको बताया कि 1917 के रिवॉल्यूशन के बाद यूएसएसआर ने कौन सी आइडियोलॉजी अपनाई, कम्युनिज्म। ठीक, समझिए, अमेरिका की जो आइडियोलॉजी है वो है लिबरल डेमोक्रेसी, लिबर्टी। और अमेरिका ये कहता है, अमेरिका पेपर पे, भले वो प्रैक्टिकली जो करता हो, बट पेपर पे वो ये कहता है, थ्योरी में वो ये कहता है कि हम केवल अपने देश में लिबर्टी, अपने देश में डेमोक्रेसी, केवल उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि पूरी दुनिया में लिबर्टी, पूरी दुनिया में इंडिविजुअल राइट्स, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी होना चाहिए। और जहां कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं होगा वहां हम इंटरफेयर करेंगे और इस देश में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेंगे। ये उसकी आइडियोलॉजी है बेसिकली। मतलब वो ये कह रहा है कि हम केवल अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी, अपने यहाँ पर लिबर्टी, इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि पूरे दुनिया के लिए लड़ाई लड़ रहे। ये उसकी थिंकिंग। और ये कुछ कुछ ऐसे ही थिंकिंग है जो कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो एक एक थ्योरी बनता है व्हाइट मैन बर्डन, कि जो यूरोप के लोग थे वो ये समझते थे कि हम लोग क्या है, बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड है, और पूरी दुनिया के लोग क्या हैं, बाकी एशिया और अफ्रीका के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, बार्बरिक है। और उन्होंने इंडिया और बाकी सारे देशों को उन्होंने अपना गुलाम बनाया। क्यों? वो ये कहते थे, उनकी थ्योरी क्या थी कि हम केवल अपने लिए नहीं, हम केवल खुद ही सिविलाइज हो गए, इसी से नहीं हमें संतुष्टि मिलेगी, हम पूरी दुनिया को हम सिविलाइज करेंगे। यही थ्योरी लेके ब्रिटेन आया, यही थ्योरी लेके डच आए, फ्रेंच आए, सब लोग इसी थ्योरी लेके पूरी दुनिया को गुलाम बनाने चल रहे हैं। तो करीब करीब कुछ कुछ आप कह सकते हो कि अमेरिका की भी यही थ्योरी है, कि वो थ्योरी में ये कहता है कि भाई हम केवल अपने देश में डेमोक्रेसी, अपने देश में लिबर्टी, अपने देश में ये चीजें नहीं रखेंगे, पूरी दुनिया तक इसको प्रोपगेट करेंगे। एनीवे, तो ये लिबरल डेमोक्रेसी होता क्या है, लिबर्टी से निकल के आया लिबरल डेमोक्रेसी। तो लिबर्टी अर्थात आजादी, मतलब यहाँ के लोगों को, अपने लोगों को वो आजादी दिलाना चाहता है, इंडिविजुअल राइट्स देने चाहते हैं। आपको पता होगा हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया गया है, कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स आखिर क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स कहता है कि एज ए सिटीजन, एज एन इंडिविजुअल मेरे कुछ राइट्स है। आपको पता होगा कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स दिए गए, वो कहां से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। कुछ राइट्स होते हैं, इनएलिनिएबल राइट्स होते हैं, जो जन्म से ही हमें मिलते हैं। जैसे हमें बोलने की स्वतंत्रता हो, यहाँ वहाँ मूव करने की स्वतंत्रता हो, हमें कोई भी प्रोफेशन चूज करने की स्वतंत्रता हो, एंड सो ऑन, बहुत सारे और भी स्वतंत्रता। तो अमेरिका ये कहता है कि यही है हमारा बेसिक आइडिया, और हम इसी प्रकार का देश बनाना चाहते हैं और पूरी दुनिया को इसी तरह की चीजें देना चाहते हैं। तो लिबर्टी या लिबरलिज्म यही होता है, जहां पर इंडिविजुअल राइट्स को ऑनर किया जाए, इंडिविजुअल राइट्स को पैरामाउंट रखा जाए। सबसे ऊपर क्या होगा, इंडिविजुअल राइट्स। ठीक। दूसरी तरफ कम्युनिज्म का आइडिया क्या कहता है? कम्युनिज्म एक वर्ड से निकल के आया, कम्युनिटी। कम्युनिज्म जो आइडिया है ना, वो कार्ल मार्क्स ने प्रोपगेट किया था। कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी ये कहती है कि कम्युनिटी का वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल राइट्स। मतलब क्या हुआ कि किसी इंडिविजुअल राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी और पूरी सोसाइटी का, पूरी और पूरी कम्युनिटी का वेलफेयर। मतलब क्या हुआ कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप बड़े बड़े लैंड्स खरीद लो और इसमें अकेले रहो, या फिर उसके जो रिसोर्सेज है वो अकेले का होगा। नहीं, वो सबका है। ये जो लैंड है, ये जो रिसोर्सेज है, वो सब सोसाइटी का है, कम्युनिटी का है। मतलब सोशल वेलफेयर होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। और यूएसएसआर क्या कहता है, वो अमेरिका के लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स दे रखा है उन्होंने, और उन लोगों ने कौन सी इकोनॉमिक
सिस्टम को अपना रखा है, कैपिटलिज्म को, और वहां पे क्या होता है कि इंडिविजुअल ओनरशिप होता है, फैक्ट्री के मालिक इंडिविजुअल होते हैं, लैंड के मालिक इंडिविजुअल होते हैं। नहीं, कम्युनिस्ट लोग क्या कहते हैं कि कम्युनिटी का जो वेलफेयर है वो पैरामाउंट है। यहां पर आपने देखा, एक तरफ यूएसए क्या कहता है, इंडिविजुअल राइट इज पैरामाउंट, और कम्युनिज्म क्या कहता है, कम्युनिटीज वेलफेयर इज पैरामाउंट, कम्युनिटी का वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने अपने यहाँ पे, ये तो आपने देख लिया कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में वो डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, तो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी में उसकी क्या आइडियोलॉजी है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी यही कहती है, बेसिकली उसका जो फंडामेंटल बेस है वो यही चीज है, लिबरलिज्म। यहाँ पर फ्रीडम होगा, रिसोर्सेज पे किसका हक होगा, इंडिविजुअल्स का, बिजनेस का, बिजनेसमैन का, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का। ये लैंड इंडिविजुअल का होगा। जैसे आप देखते हो ना अपने आसपास, लैंड किसका होता है, हमारा होता है। लैंड हम लोग खरीदते हैं और फिर उस पर जो करना है, जो मर्जी हम उस पर एग्रीकल्चर करें या उस पर घर बनाए या फिर उसमें मॉल बना दे, जो कुछ करना है वो हमारे ऊपर है ना। लिबरलिज्म से ये आइडियोलॉजी निकल के आए। कैपिटलिज्म उसी पर बेस्ड एक इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें इंडिविजुअल राइट्स को ऊपर रखा गया है कि हम जो चाहे वो करेंगे, मतलब रिसोर्सेज पे मेरा हक होगा। बट यूएसएसआर क्या कहता है, नहीं, ये लैंड आपका नहीं है, ये रिसोर्सेज आपका नहीं है, मतलब ये पूरे पूरे सोसाइटी का। अगर खेत है, अगर एक लैंड है, तो उस पर सब मिलके खेती करेंगे, वो लैंड किसी इंडिविजुअल का नहीं होगा, ये पूरी पूरी सोसाइटी का होगा, ये गवर्नमेंट का होगा, राइट। और यहाँ पर सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे और जिसकी जितनी जरूरत होगी उसके हिसाब से यहाँ से वो रिसोर्सेज को यूज करेंगे। तो मतलब आपको मैंने बता दिया, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी ये कहता है कि पूरे पूरे इकोनॉमी, पूरे पूरे जो इंडस्ट्री है, लैंड है, वो किसके द्वारा ओन किए जाएंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, और यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम होगा। यहाँ पर किस चीज के लिए काम होगा, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। वहीं कम्युनिज्म या सोशलिज्म में क्या होगा, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए काम होगा। इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर एक पार्टी हो, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट पार्टी हो, जो कि देश पर लोगों के राइट्स पे, लोगों के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल रखे। तो मतलब आप इस देश में देखोगे, यूएसए में देखोगे, तो लिबर्टी आपको मिलेगा, और यूएसएसआर में आपको लिबर्टी जैसी कोई चीजें नहीं है। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, ये सब कुछ नहीं है, सारा कुछ स्टेट का होता है। जैसे मोरलेस आपको यूएसएसआर के बारे में ज्यादा तो नहीं पता होगा, लेकिन हाल के समय आपको चाइना के बारे में जरूर पता होगा। ठीक है, चाइना ऑन पेपर कहता है कि हमें कम्युनिस्ट कंट्री है, बट हालांकि है नहीं, बट वो कहता है कि कम्युनिस्ट कंट्री। तो वहां के हाल आपको पता होंगे कि वहां पर केवल एक पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां पे वही रूल करती है, राइट। जो भी चाइना के रिसोर्सेज हैं वो एक तरह से आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट कंट्रोल होते हैं। हालांकि वो अब कैपिटलिस्ट कंट्री बनता जाता है, बट फिर भी एक जमाने में तो था ही। वहां पे रिसोर्सेज होते हैं, इवन कि वहां पर जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, लोगों के राइट्स नहीं होते हैं वहां पे, राइट। लोगों के पास फ्रीडम नहीं होता है वहां पे, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी चीजें वहां पे नहीं चलती है, मीडिया वहां पे फ्री नहीं है। समझ में आया, ये चीज है। तो कम्युनिज्म में ये होता है, आपको राइट्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे, सोसाइटी का वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट आइडियोलॉजी। अब आपके दिमाग में ये भी चीजें आ रही होगी, सर आपने कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म को एक तरह से सिनोनिमस के तौर पे यूज कर लिया। हाँ, आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बट फिर भी, और आपको वैसे पढ़ना नहीं है, हालांकि कुछ डिफरेंस है। कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म के बीच में डिफरेंस है। सोशलिज्म एक तरह से कह सकते हो कि मॉडरेट है, माइल्ड थोड़ी सी चीज है। कम्युनिज्म एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाता है। कम्युनिज्म में क्या होता है ना कि न स्टेट रहेगा, न सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। सोशलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म होता है कम्युनिज्म। सोशलिज्म में क्लासेस हो सकते हैं, इंडिविजुअल राइट्स आपको दिए जा सकते हैं, बट कम्युनिस्ट कंट्री तो एक्सट्रीम है, वहां पर इंडिविजुअल राइट्स की कोई जगह नहीं है, वहां पर स्टेट भी नहीं होगा, वहां पर इवन की क्लासेस नहीं होंगे, डिफरेंट क्लासेस, ओनरशिप नहीं रहेगा इंडिविजुअल्स का। सोशलिज्म में एक तरह से हो भी सकता है, इवन कि वहां पे डेमोक्रेसी भी लाई जा सकती है, डेमोक्रेसी चीजों को भी अडॉप्ट किया जा सकता है सोशलिज्म में, बट कम्युनिस्ट कंट्री में तो बिल्कुल नहीं। कम्युनिस्ट कंट्री का अभी के समय में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, नॉर्थ कोरिया। वो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पे आपको हाल पता होंगे, एक डिक्टेटर है वहां पे, किम जोंग उन। हमारे जो मीडिया हाउसेज है काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, रात में आप चैनल्स खोलोगे तो हिंदी मीडिया, न्यूज मीडिया चैनल पे आपको कभी कभी कहानी मिल ही जाएंगी उनके बारे में, तो पता ही होगा किस हाल से गुजर रहे हैं वो लोग। और दूसरी तरफ उसके बगल के कंट्री साउथ कोरिया, कैपिटलिस्ट कंट्री। इसके बारे में बात करेंगे आगे हम लोग इस चैप्टर में ही। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में क्यों इतना डिफरेंस है, वो इस कारण से क्योंकि दोनों के ऊपर प्रभाव अलग अलग कंट्री का रहा है। एक तरफ जहाँ पे साउथ कोरिया में यूएसए का प्रभाव रहा, वहीं नॉर्थ कोरिया में यूएसएसआर और चाइना का प्रभाव रहा है। तो नॉर्थ कोरिया का हाल आप देख रहे हो,
कि क्या हाल है वहां पे सारे रिसोर्सेज हैं, सारे स्टेट के, लोगों के पास राइट्स नहीं है। आपको पता होगा ना वहां पे क्या क्या जातियां होती हैं, लोगों के ऊपर क्या क्या एट्रोसिटीज होते हैं, फ्रीडम जैसी कोई चीजें नहीं है वहां पर। वही आप साउथ कोरिया को देखो, कितने सारे कंपनीज वहां पे, जैसे सैमसंग वगैरह जो हम लोग यूज कर रहे हैं आज के समय, hyundai वगैरह यूज कर रहे हैं, वो सब कहाँ का, साउथ कोरिया का। तो कैपिटलिस्ट, तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट कंट्री या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको फ्रीडम मिलता है, यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स की बात होती है, ठीक है। भाई कम्युनिस्ट कंट्री में यहाँ पे आपको सोशल वेलफेयर की बात होती है, सोसाइटी की बात होती है, ठीक है, ये चीज। तो कम्युनिस्ट लोगों को कैपिटलिस्ट नहीं पसंद आते, कैपिटलिस्ट लोगों को कम्युनिस्ट नहीं पसंद आते हैं, तो एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि ये कोल्ड वॉर क्या था, वॉर ऑफ आइडियोलॉजी था, तो ये दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर इसको कोल्ड क्यों कहते हैं, कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं, क्या ये कहीं पे सर्द जगहों पे लड़ी जाती थी? नहीं, इस वॉर को कोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, इकोनॉमिक फ्रंट पे कॉन्फ्लिक्ट है, डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट है, रादर की कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी यूएसए और यूएसआर ने एक दूसरे पे अटैक नहीं किया कि वो इस पे अटैक कर रहे हैं, वो इस पे अटैक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक आइडियोलॉजिकल वॉर है कि मेरी आइडियोलॉजी बेटर कि आपकी आइडियोलॉजी बेटर, मेरा जो डेमोक्रेसी का आइडिया बेटर है कि आपका कम्युनिज्म का आइडिया वो बेटर है, हमारा जो कैपिटलिस्ट आइडिया है वो बेटर है कि हमारा जो सोशलिस्ट आइडिया है वो बेटर है। डिप्लोमेटिक, कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री हमारी तरफ आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री आपकी तरफ जा रहे हैं, समझ में आया? तो ये चीज है। तो कभी भी ये लड़ाई यूएसए और यूएसआर के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नहीं तब्दील हुआ, बल्कि ये केवल एक आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ही लड़ा गया। इसलिए इस लड़ाई को कोल्ड वॉर कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि ये कभी भी डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील नहीं हुआ दो कंट्रीज के बीच में, बल्कि ये आइडियोलॉजिकल वॉर चलता था। इसे तीसरे कंट्री में दो ग्रुप को हेल्प कर दिया, वो बात अलग है। सर फिर ये क्यों कभी हॉट वॉर में या शूटिंग वॉर में तब्दील नहीं हुआ, क्यों बदला नहीं? तो इसके पीछे कारण है डेटरेंस का। दो कंट्री के बीच में डिटरेंस तब पैदा हो गया। डिटरेंस तब कहते हैं जब यहां पर देखिए कि यूएसए के पास और यूएसएसआर के पास, दोनों के पास इतने ज्यादा आइटम बॉम्ब्स थे कि दोनों कंट्री एक दूसरे को बार बार तबाह कर सकते थे, कई बार तबाह कर सकते थे, और ये पैदा करता है डिटरेंस। लॉजिक ऑफ डिटरेंस का ये मतलब होता है कि अगर कोई भी कंट्री, अगर वो जी जानती है, कोई भी कंट्री, दोनों कंट्री में से दोनों कंट्री ये जानते थे कि अगर कोई भी स्टार्ट करता है वॉर तो नुकसान दोनों का ही होगा, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली चीज हो गई कि अगर यूएसए स्टार्ट करता है वॉर तो यूएसएसआर भी बर्बाद होगा, तो साथ में साथ यूएसएसआर भी इतने एटम बॉम्ब्स को पोजेस करता है कि यूएसए को भी बर्बाद करके ही छोड़ेगा, तो एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन होगा। तो कौन विनर है वो पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि नुकसान दोनों का ही होगा, क्योंकि दोनों ने इतने ज्यादा एटम बॉम्ब्स को अपने जखीरे में शामिल कर लिया था, अपने पास जमा कर लिया था, कि दोनों जानते थे कि अगर वॉर स्टार्ट करेंगे, अगर एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट टू डायरेक्ट, तो हम दोनों ही मरने वाले हैं, दोनों ही बर्बाद होने वाले हैं, टेरेबिक टेरेबल सिचुएशन होगा, ठीक है। और मैंने बताया आपको कि जापान में जो एटम बम यूज किए गए थे वो कुछ 7-8 टन के बराबर ही थे, और जो इन लोगों ने अब बना रखा था पूरे 60s एंड 70s के दौरान में, वो हजारों गुना ज्यादा पावरफुल थे। इवन की एटम बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है हाइड्रोजन बम, सैकड़ों गुना पावरफुल होता है, उनको भी उन्होंने बना लिया था। सोच सकते हो, एटम बम तो ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉम्ब को बना चुके हैं या बना चुके थे। तो ये दोनों जानते थे कि हम दोनों साइड में अगर किसी ने भी वॉर स्टार्ट किया तो नुकसान दोनों का होगा। तो ये जो लॉजिक ऑफ डिफरेंस है, इसके कारण से ये वॉर कभी भी हॉट वॉर या शूटिंग वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, और इसके पीछे कारण यही है, म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मैड कॉन्सेप्ट काम करता है, म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन। म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन मतलब ये हो गया कि एक ऐसा कंडीशन जब एक न्यूक्लियर अटैक किसी भी एक साइड के द्वारा वो दोनों साइड का नुकसान करेगा। मतलब बेसिकली अगर यूएसए अगर यूज करता है तो इसका यूएसए का भी अपना नुकसान होगा, क्योंकि यूएसएसआर के पास भी इतना ज्यादा एटम बॉम्ब है कि वो यूएसए को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब दोनों के पास इतनी पावर है कि दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एस्योर डिस्ट्रक्शन है, पक्का ही पक्का है कि अगर एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज करता है, न्यूक्लियर अटैक करता है, तो उस कंट्री का भी नुकसान होगा, दोनों कंट्री का नुकसान होगा। मतलब म्यूचुअली, पारस्परिक, दोनों का डिस्ट्रक्शन एस्योर था। इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग मैड कंसेप्ट। हालांकि
सही में कंसेप्ट है, पागल वाला कंसेप्ट ही है बेसिकली। एनीवे, तो ये चीजें चल रही थी। अब क्या होता है, दुनिया में पावर ब्लॉक्स इमर्ज होते हैं, इनके बीच में राइवलरी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। दोनों सुपर पावर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि दुनिया के अलग अलग कंट्रीज हमारी तरफ ज्वाइन हो, हमारी आइडियोलॉजी को माने। ठीक है, वो चाहते थे, यूएसए चाहता था कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रीज है वो हमारी तरफ आ जाए, हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर ले। ठीक है, यूएसएसआर भी चाहता था, यूएसए भी चाहता था कि हमारे ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज हो, और इस कारण से दुनिया में पावर ब्लॉक्स इमर्ज हो जाते हैं। जो छोटे छोटे कंट्रीज थे, या जो वीक कंट्रीज थे, या न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, वो किसी न किसी पावर ब्लॉक को ज्वाइन कर रहे थे, या तो यूएसए वाले ग्रुप को ज्वाइन कर रहे थे या यूएसएसआर वाले ग्रुप को ज्वाइन कर रहे थे। फायदा क्या, उनको प्रोटेक्शन का वायदा मिल रहा था। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने क्या किया कि यूएसए वाले कैंप को ज्वाइन कर लिया। अब क्या होगा, पाकिस्तान ने यूएसए को ज्वाइन कर लिया, तो अब यूएसए क्या करेगा, प्रॉमिस दे देगा कि देखो बुआ पाकिस्तान, तुम्हें कभी भी दिक्कत होगा ना, कोई दिक्कत करेगा तुमको, इंडिया दिक्कत करेगा, चाइना दिक्कत करेगा, नहीं नहीं सर यूएसए साहब, चाइना तो अपना दोस्त है, इंडिया दिक्कत कर सकता है। अच्छा, इंडिया दिक्कत करेगा, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से बॉस बन के रहो अपने इलाके। तो ये चीज है। तो मतलब ये प्रॉमिस करते थे प्रोटेक्शन की, ये प्रॉमिस करते थे डियर पाकिस्तान तुमको ना बहुत सारे वेपन दे देंगे, अच्छे अच्छे वेपन दे देंगे, और उन्होंने दिया भी था, बहुत अच्छे अच्छे वेपन दे देंगे तुमको, तुम मेरे साइड आ जाओ। फिर उन्होंने कहा कि डियर पाकिस्तान मैं तुम्हें बहुत सारे डॉलर्स दूंगा, इकोनॉमिक एड दूंगा। तो ये तो एग्जाम्पल है केवल पाकिस्तान के, ऐसे और यूएसए ने बहुत सारे देशों के साथ किया, और यूएसआर ने भी कहा, यूएसआर भी ऐसे ही ल्यूर करते थे अलग अलग कंट्रीज को कि डियर यूएस, डियर कंट्रीज, डियर स्मॉलर कंट्रीज, डियर न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज, आप मेरी तरफ आ जाओ, हम आपको एक प्रोटेक्शन भी देंगे, वेपन भी देंगे, पैसे भी देंगे, सब कुछ देंगे, आप आ जाओ। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, आपको पता होगा कि 1950s के बाद दुनिया के कई सारे जो कंट्रीज हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंस के बाद वो एक तरह से वल्नरेबल थे, और इस वल्नरेबल के कारण, वीकनेस के कारण, इकोनॉमिक फ्रंट पे गरीबी थी, बहुत सारी चीजें थी, तो उनके कारण वो किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है, उन देश में अब छोटे छोटे कंट्रीज हैं, अब वो नए आज़ाद हुए, तो वहाँ पे गरीबी एंड बेरोजगारी एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो और आसपास के देशों से उनको दिक्कत है कि अगर कोई अटैक कर दिया तो फिर क्या होगा, तो इस कारण से वो किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे थे, इन सब लालच की बदौलत। और ये चाहे आप यूरोप में हो या मिडिल ईस्ट हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, सभी जगह पे छोटे छोटे कंट्रीज किसी न किसी ब्लॉक को, इधर वो यूएसएसआर या यूएसए, दोनों में से किसी न किसी ब्लॉक को ज्वाइन कर रहे थे। तो आप कह सकते हो कि पूरी दुनिया को इसने दो कैंप में डिवाइड करके रख दिया था, दो पावर ब्लॉक में डिवाइड कर रखा था। या तो पूरी दुनिया यूएसए की तरफ है, या तो दुनिया के कंट्रीज यूएसए की तरफ है, या तो कंट्रीज यूएसएसआर की तरफ है। इस टाइप के दो कैंप्स बन गए थे, और फर्स्टली ऐसा यूरोप में हुआ था। अच्छा, अगर आप इस मैप को देखोगे, जो मैप आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मैप को देखोगे तो जो वेस्ट यूरोप के कंट्रीज है ना, वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो, ये है यूरोप। ठीक है, पूरा यूरोप है, और यूरोप के जो वेस्ट के कंट्रीज है ना, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, इन लोगों ने क्या किया था कि यूएस के कैंप को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, जैसे मान लो आप यहाँ पे देखो, ये है यूरोप। ठीक है, तो वेस्ट के जो कंट्रीज है ना, वेस्ट के जो कंट्रीज है, सारे तो नहीं बट ज्यादातर जो कंट्रीज है, उन्होंने किसके ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया, यूएसए के ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया। और ईस्ट के जो कंट्रीज है, उन्होंने कौन से ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया, यूएसएसआर के ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया था, मतलब सोवियत ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया था। तो इस कारण से इस पूरे अलायंस को किस नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न अलायंस या वेस्टर्न ब्लॉक। और क्योंकि ईस्ट के यूरोप और यूएसएसआर के बीच में एक तरह से क्या कह सकते हो कि कैंप बन गया था, तो इसको कहा जाता है ईस्टर्न अलायंस या ईस्टर्न ब्लॉक। ठीक है, तो अगर आप पूरी दुनिया में कभी कहते हो कि वेस्टर्न अलायंस, तो आप बेसिकली यूएसए और उनके साथ जो कंट्रीज जुड़े हुए उनके बारे में आप बात कर रहे हो। तो इस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, पूरी दुनिया में ये जो अपना आइडियोलॉजी है उसको और ज्यादा बेटर करने के लिए, और जो डिफरेंट कंट्रीज उनके ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे यूएसए के ग्रुप में जो डिफरेंट कंट्रीज ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कि हमारा जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है और ज्यादा बढ़े, इस कारण से उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को निर्माण किया, और ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए के द्वारा फॉर्म किया गया। इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये ट्रीटी था तो इस ट्रीटी को साइन किया गया, इस डील को साइन किया गया था 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में। इस ट्रीटी में 12 इंडिपेंडेंट नेशन आए और उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया कि डिफेंस में हम
एक दूसरे का साथ देंगे, हमारी आर्मी आपकी आर्मी के साथ कोलैबोरेट करेगी, सब साथ में मिलकर एक दूसरे की रक्षा करेंगे, हम भी सुरक्षित, आप भी सुरक्षित, बहुत सब लोग मजे में। ये किन्होंने फॉर्म किया? यूएसए ने फॉर्म किया। बाद में बहुत सारे और भी कंट्रीज इसको ज्वाइन करते हैं। करेंटली अभी ये नाटो चल ही रहा है और इसमें 30 मेंबर्स। शुरुआत के जो कंट्रीज थे वो थे यूके, यूएसए, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे एंड पोर्चुगल। ये शुरुआती 12 कंट्रीज है और बाद में और भी कंट्रीज ज्वाइन करते हैं। इसका एक आर्टिकल 5 बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे नाटो ट्रीटी में एक आर्टिकल 5 है, वो ये कहता है कि अगर इसमें से किसी भी कंट्री पे, नाटो के मेंबरशिप में किसी भी एक कंट्री पे अटैक होता है तो उसको बाकी सारे कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा और सारी कंट्री मिलके इसके उस अटैक करने वाले पे वापस रिटेलिएट करेंगे। इसको समझते हैं, देखिए ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज। इसको सर ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है? तो देखिए ये जो ओशन है ना, ये है अटलांटिक ओशन और इसका जो नॉर्थ पार्ट है ना, इस साइड में आप देखोगे ज्यादातर कंट्रीज है, ठीक है, इस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स है, इसलिए इसका नाम रखा गया नाटो। हालांकि नीचे में भी कंट्रीज है बट ओरिजिनली जो बना था तो आप इसी एरिया के कंट्रीज को देखोगे, इसलिए इसका नाम है नाटो। इसका एक आर्टिकल क्या कहता है, मैं क्या बता रहा था अभी, देखिए जैसे मान लीजिए ब्रिटेन है, ये किसका मेंबर है? नाटो का मेंबर है। अब ब्रिटेन पे किसी एक कंट्री ने मान लीजिए यूएसएसआर ने अटैक कर दिया, तो ये माना जाएगा कि इन सारे नाटो के मेंबर्स पे अटैक हुआ है और सारे नाटो के मेंबर मिलके यूएसएसआर पे अटैक कर देंगे वापस। सोच सकते हो कितना पावरफुल ये एक ट्रीटी था। एक बार और समझते हैं, मान लीजिए फ्रांस है, यहाँ पे फ्रांस पे किसी एक कंट्री ने मान लीजिए कोई भी यूएसएसआर ही नहीं तो कोई और कंट्री ने अटैक कर दिया, मान लीजिए इस कंट्री ने अटैक कर दिया, तो अब सारे कंट्री पे अटैक माना जाएगा और सारे कंट्री मिलके, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो जहाँ पे हो, सारे कंट्रीज मिलके अब इस पे अटैक कर देंगे और इस तरीके से बदला लेंगे। तो एक तरीके से कह सकते हो कि अपने मिलिट्री सिस्टम को, मिलिट्री फ्रंट पे एक तरह से कोलैबोरेशन के लिए और उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ये अलायंस बनाया गया था, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। सर क्या ये इतने दूर तक सीमित था, एशिया में कुछ नहीं? तो उसके लिए सीटो बनाया गया, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बनाया गया था बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज को डिफेंस सिस्टम, मतलब नाटो जैसा ही, नाटो है ना वो तो केवल नॉर्थ अटलांटिक मतलब अटलांटिक ओशन के आसपास यूरोप के कंट्रीज को, जो वेस्टर्न यूरोप है उस कंट्रीज को सपोर्ट देने के लिए, बट साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज है उनको भी साथ लाओ। तो भाई यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान को मिलाकर ये सीटो बनता है, राइट, ये चीज है। उसके बाद आप देख सकते हो इस मैप में सीटों के कौन कौन मेंबर है। यहाँ पर आप पाकिस्तान को देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, राइट, यहाँ पर फिर ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज इसके मेंबर है। फिर उसके बाद सेंटो भी बनाया गया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं उनको इसमें मिलाने के लिए करा गया था। बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है सेंटो को, राइट। बगदाद पैक्ट इसलिए क्योंकि बगदाद में साइन किया गया था, इराक की राजधानी। 1955 में इसको बनाया गया था। ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की और यूनाइटेड किंगडम इसके मेंबर थे, राइट। तो ये चीज है, यहाँ पर आप मेंबरशिप देख सकते हो इन कंट्रीज के मैप में। क्या सर सारा अमेरिका ही बना रहा था? और हाँ एक चीज आप याद रखिए, ये जो आपने सीटो, सेंटो और नाटो वगैरह देखा, ये सारे कौन से थे? ये सारे अमेरिका के लीडरशिप में ये सारे अलायंस थे, ठीक है। ये सारे जो है नाटो प्लस सीटो प्लस सेंटो, इन सब में आप देखोगे ये सब किसके लिए है? ये सब वेस्टर्न अलायंस के पार्ट है, इसको वेस्टर्न अलायंस कह सकते हैं। और ये इसका जो हेड था, लीडर था, वो यूएसए वाला ब्लॉक है, ये यूएसए वाले सारा ब्लॉक है, नाटो, सीटो, सेंटो। सर क्या यूएसआर चुपचाप बैठा हुआ था? नहीं, उसने क्या किया, उसने बोला अच्छा तुम लोगों ने नाटो बना लिया, तुम लोगों ने सीटो सेंटो बना लिया, तो हम भी करेंगे। हम लोगों ने बना लिया, इन लोगों ने बना लिया वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो बेसिकली पोलैंड की राजधानी है, तो वॉर्सो में एक पैक्ट साइन किया जाता है टू काउंटर नाटो। सोवियत यूनियन बिल्ट इट्स ओन मिलिट्री अलायंस, सोवियत यूनियन ने अपना अलायंस बनाया नाटो को काउंटर करने के लिए, ठीक है। ये साइन किया गया 1955 में। बेसिकली इसमें यूएसएसआर और 7 और जो अदर कंट्रीज थे, मतलब ईस्टर्न ब्लॉक के, ये सब ईस्टर्न अलायंस का है, याद रखिएगा। इसको ईस्टर्न अलायंस क्यों कहा जाता है? मैंने अभी भी आपको बताया था कुछ देर पहले, क्योंकि यूरोप के जो ईस्ट वाले कंट्रीज है ना,
वो इसकी तरफ है, इसलिए इसको ईस्टर्न अलायंस बोला जाता है। तो पहले यूरोप में डिवीजन हुआ, हालांकि एशिया में और बाकी सारी कंट्रीज भी इन ग्रुप्स के मोरलेस मेंबर्स हैं, राइट, लेकिन फिर भी पहले यूरोप में ये चीजें हुई थी ना, इसलिए वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस करके डिवीजन बनाया गया। सो इसमें यूएसएसआर के साथ साथ 7 और कंट्रीज है, अल्बेनिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, रोमानिया एंड पोलैंड। ये उसके कुछ मैप है, तो मैप में आप देख सकते हो कि इसका जो रेंज है कुछ ऐसा था। ठीक, तो आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ये पूरा यूरोप है। तो यूरोप के वेस्ट साइड में जो कंट्रीज हैं वो अमेरिका की तरफ है, और इस साइड में जो कंट्रीज है, यहाँ पे जो कंट्रीज है वो यूएसएसआर की तरफ है। तो इसलिए अगर अगर दुनिया में कभी भी अगर आपको कहीं पे ये चीजें लिखी दिखे वेस्टर्न अलायंस, तो आप समझो कि बात हो रही है यूएसए वाले ब्लॉक की। और कभी अगर लिखा दिखे ईस्टर्न अलायंस या ईस्टर्न ब्लॉक, तो बात हो रही है बेसिकली यूएसएसआर के ब्लॉक की। ठीक है, मतलब वेस्टर्न अलायंस में वो लोग जो कि कैपिटलिज्म को सही मानते, जो कि लिबरल डेमोक्रेसी को सही मानते, और ईस्टर्न अलायंस यूएसएसआर के ब्लॉक में ऐसे कंट्रीज, लोग नहीं बेसिकली कंट्रीज, जो कि कम्युनिज्म को सही मानते। तो एक तरह से पावर राइवलरी है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने साथ लगाने की, अपने साथ मिलाने की होड़ चल रही है पूरे दुनिया में। और इसी राइवलरी के कारण आप यहाँ पर मैप में देख सकते हो, नाटो का ये मैप है, हालांकि नाटो प्लस सीटो प्लस सेंटो, सारे कंट्रीज इसके साथ। और इस साइड में आप देखोगे वर्सो पैक्ट, वर्सो पैक्ट। अभी तक आपने देखा है तो जल्दी से बता दीजिए कि नाटो की स्थापना या नाटो का जो ट्रीटी है वो किस साल साइन किया गया था। कमेंट में जल्दी से पॉज करिए और जल्दी से आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिए। और व्हाट्सएप पैक्ट कब साइन किया गया था, राइट, आपको पीछे नहीं जाना है, अभी आपको डायरेक्ट वीडियो को पॉज करना है और आपको बताना है कि नाटो कब साइन किया गया था ना व्हाट्सएप पैक्ट कब साइन किया गया था। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये मैप है यूरोप का, और जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, यूरोप का वेस्टर्न पार्ट है, चाहे वो स्पेन हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, राइट, इटली हो, पोर्चुगल हो, एंड देख रहे हो यहाँ पर ये वेस्ट जर्मनी वाला जो पार्ट है ना, वो नाटो का मेंबर है। हालांकि वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, सर ये ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी क्या है इसके बारे में, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि जर्मनी क्यों दो पार्ट में बट गया था, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। एनीवे, तो आप देख सकते हो ये सारे येलो में जो है वो नाटो के मेंबर है, और रेड में जो आप देख रहे हो यूएसआर, इधर फिर पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में ही तो साइन किया गया था वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो हो, चेकोस्लोवाकिया हो, ईस्ट जर्मनी हो, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, सो ऑन, तो ऐसे कंट्रीज ये सारे मेंबर थे वॉर्सो पैक्ट के। ठीक है, और ये जो यहाँ पे युगोस्लाविया देख रहे हो, ये सब बेसिकली इन दोनों में से किसी के मेंबर नहीं थे। ये लोग बाद में एक नई टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं या मूवमेंट का निर्माण करते हैं नेहरू जी सबके साथ मिलके, जिसको कहा जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो पूरी दुनिया में एक तरह से राइवलरी है यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, और ये लड़ाई, ये राइवलरी, पॉलिटिकल राइवलरी, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, आइडियोलॉजिकल राइवलरी चलती है करीब 50 सालों तक। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से पूरी दुनिया एक तरह से आप कह सकते हो कि यूएस ब्लॉक एंड यूएसआर के ब्लॉक में डिवाइड होती जा रही थी। मतलब बहुत सारी कंट्रीज या तो यूएस के ब्लॉक को ज्वाइन कर रहे थे या यूएसआर के ब्लॉक को ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या चल रही थी, क्यों ऐसा हो रहा था, या ये चीजें कहाँ से शुरू हुई? तो देखिए, इसकी शुरुआत आप एक तरह से कह सकते हो कि ट्रूमन डॉक्ट्रिन से होती है। ट्रूमन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, हेनरी ट्रूमन। उनकी एक आइडियोलॉजी थी जिसको हम लोग ट्रूमन डॉक्ट्रिन की तरह हम लोग जानते हैं। ट्रूमन डॉक्ट्रिन क्या था? वो एक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी था जो ये कहता था कि सोवियत यूनियन के स्पिरिट को रोकना है। मतलब सोवियत यूनियन के जियोपॉलिटिकल जो एक्सपेंशन है उसको रोकना है। कैसे? तो पॉलिटिकल मेजर्स के थ्रू, मिलिट्री मेजर्स के थ्रू एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट देके, राइट। इसको हम लोग आगे भी समझेंगे। ट्रूमन डॉक्ट्रिन ये कहता था कि दुनिया में क्या है कि ये जो यूएसएसआर है ना, इसके स्प्रेड को रोकना है। इट मीन्स यूएसएसआर यहां तक पहुंच चुका है तो उसका जो आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है, उसको आगे बढ़ने से रोकना है। चाहे वो वेस्टर्न यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, या फिर दुनिया के अलग अलग पार्ट में। तो उस चीज को रोकने के लिए जो आइडियोलॉजी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी रही है, उसी को हम लोग जानते हैं ट्रूमन डॉक्ट्रिन के नाम से। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ट्रूमन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उनकी आइडियोलॉजी ये थी, उनका सोचना ये था कि हमें यूएसएसआर के स्पिरिट को रोकना है, कम्युनिज्म के स्पिरिट को रोकना है। यूएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी? कम्युनिज्म, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात किया है। तो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को दुनिया में प्रसार करने से, या फिर आप कह सकते हो कि उसको फैलने से रोकना है। ना केवल यूरोप में बल्कि एशिया में, अफ्रीका में, और जहां कहीं भी अगर फैल रहा है तो उसको रोकना है। तो कैसे रोकना है? तो उसको, उसके लिए पॉलिटिकल मेजर्स का यूज किया जाएगा, मिलिट्री मेजर्स का यूज किया जाएगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक असिस्टेंस भी दिए जाएंगे।
और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है उसके तहत ग्रीस और टर्की में, बेसिकली ग्रीस में क्या हुआ था और टर्की में क्या हुआ था, एक तरह से वहां पे क्राइसिस आ गया था, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे और ऐसा लग रहा था कि यूएसएसआर उस क्राइसिस का फायदा उठाकर वहां पे इन्वेड करेगा या फिर वहां पर जो एक ग्रुप है उसको सपोर्ट करेगा और उस देश को भी, ग्रीस और टर्की को भी वो एक कम्युनिस्ट कंट्री में तब्दील कर देगा, उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो जो हेनरी ट्रूमैन थे वो इस बात के लिए रिजिड थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्होंने क्या किया, ग्रीस और टर्की को बहुत सारे पैसे दिए, बहुत सारे पैसे दिए और उस कंट्री को क्राइसिस से निकाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन्होंने, ये जो हेनरी ट्रूमैन है, उन्होंने अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस है, उसमें उन्होंने ये चीज़ रखा, इस चीज़ को सामने रखा था और उन्होंने कहा था कि 400 मिलियन यूएस डॉलर दिया जाएगा ग्रीस और टर्की को। ठीक, तो ये क्यों दिया जा रहा है, ये इकोनॉमिक असिस्टेंस क्यों दिया जा रहा है, ताकि जो ग्रीस है और टर्की है वो वहाँ की इकोनॉमी बची रह सके, वहाँ पर ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, यूएसएसआर को वहाँ पर गेन हो जाए और यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, वो वहाँ पर भी स्प्रेड हो जाए। और इससे पहले, बहुत पहले एक आयरन कर्टेन का कंसेप्ट आया था, वो वही चीज़ है। विंस्टन चर्चिल जिसके बारे में आप आगे भी देखोगे, तो विंस्टन चर्चिल यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, एक उन्होंने स्पीच दिया था, उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, आयरन कर्टेन। बेसिकली आयरन कर्टेन क्या है, तो देखो, अगर आप देखोगे तो ये कर्टेन टाइप का आपको चीज लग रहा होगा, बेसिकली ये कर्टेन पर्दा है। उन्होंने ये कहा था अपने स्पीच में कि ये जो यूएसएसआर है, ये जो आयरन कर्टेन के पीछे छुपा हुआ है, वो पूरी दुनिया से अलग है और वहां पे पूरी दुनिया की तरह वहां पे एक तरह से कह सकते हो कि फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है, राइट्स नहीं है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि कम्युनिस्ट कंट्री में क्या होता है कि आपको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे, इकोनॉमिक राइट्स नहीं मिलेंगे, आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा, राइट। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ये जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है यूएसआर वाला और इंक्लूडिंग ये जो ईस्ट यूरोप वाला जो एरिया है, वो एक तरह से आयरन कर्टेन के पीछे छुपा हुआ है और उसके अंदर में वहां पर क्या जातियां हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसके बारे में दुनिया को पता नहीं चल पा रहा है। तो आयरन कर्टेन ये था। तो ट्रूमन के जो डॉक्ट्रिन है, बेसिकली इसी आयरन कर्टेन के रेंज को बढ़ने से रोकना है, कि मतलब यूएसएसआर का जो स्प्रेड है, यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है वो वेस्टर्न यूरोप में ना फैले, वो नीचे इंडिया वगैरह में ना फैले, क्योंकि नीचे तो चाइना तो फैल ही चुका है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री बन चुका था, 1949 में चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री बन चुका है, लेकिन उसके नीचे इंडिया में ना फैले या फिर जापान वगैरह, कोरिया एंड जो और भी कंट्रीज हैं वहां तक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ना पहुंचे, इसके कारण से ये हेनरी ट्रूमैन का ये डॉक्ट्रिन था, ये प्रिंसिपल था कि हमें किसी भी तरीके से सोवियत यूनियन के स्प्रेड को, जियोपॉलिटिकल एक्सपेंशन को रोकना है, उसकी आइडियोलॉजी को बढ़ने से रोकना है। और इसी के मद्देनजर जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ये कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस समय के, और इनका नाम क्या है, जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब आप समझ सकते हो कि इंडिया में जैसे होम मिनिस्टर होते हैं ना, गृह मंत्री, उसी प्रकार से अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं। तो इन्होंने एक इकोनॉमिक एड देना शुरू किया, मतलब वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को, वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को, यहाँ पे देख सकते हो ये टर्की है एंड ग्रीस है, राइट। तो इन सब कंट्रीज को, इंक्लूडिंग अदर कंट्रीज को भी इन्होंने पैसे देने शुरू किए, ताकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद जो भी डिवेस्टेशन हुआ है, जो भी वहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसको वापस से ठीक किया जा सके, उन कंट्रीज को रिवाइव किया जा सकते हैं, किया जा सके, राइट। आप चीजों को ध्यान से समझो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो चुका है, ये जो यूरोप है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, राइट। तो फिर इनको पैसे की जरूरत है। अब ये तो एक 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 सिचुएशन ये भी हो सकता है ना कि यूएसएसआर इनको अपनी तरफ मिला ले कुछ पैसे वैसे देकर, या फिर अगर ये कंट्रीज कमजोर रहेंगे तो हो सकता है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ उनका झुकाव हो जाए। तो अमेरिका का ये मानना था कि नहीं, इन जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज है या यूरोप के बेसिकली कंट्रीज है, उनको हम पैसे देंगे, पैसे देंगे तो क्या होगा, इनका डेवलपमेंट होगा। देखो, इनका क्या होगा, अगर आप पैसे दोगे इन कंट्रीज को तो इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, राइट। ये किसकी तरफ टिल्ट रहेंगे, किसकी तरफ झुके रहेंगे, भाई जो पैसे दे रहा है उसी की तरफ, तो मतलब कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी की तरफ इनका झुकाव रहेगा। मतलब ये कंट्री कभी भी यूएसएसआर की तरफ नहीं जाएंगे, ये अमेरिका की तरफ रहेंगे, क्योंकि अमेरिका ही पैसे दे रहा है, तो अमेरिका की तरफ ही झुके रहेंगे, उन्हीं की टीम में बने रहेंगे। तो ये बेसिकली क्या है कि अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए, अपनी टीम को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपनी टीम का डेवलपमेंट करने के लिए, वो इसलिए ताकि वो जो कंट्रीज हैं वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ना अडॉप्ट कर ले, इसके लिए मार्शल प्लान के तहत बहुत सारे पैसे दिए गए। यहाँ पे आप देख सकते हो 13 बिलियन यूएस डॉलर उस जमाने में दिए गए थे। और यहाँ पर एक पिक्चर से देख सकते हो कि मार्शल प्लान के तहत यूरोपियन नेशन को बहुत सारे एड दिए गए यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद,
ताकि उन कंट्रीज का डेवलपमेंट हो सके, और एक तरह से आप कह सकते हो कि सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन ना हो सके, सोवियत यूनियन ना बढ़े उन एरियाज में। ईस्ट यूरोप में तो आ ही चुका था, ईस्ट यूरोप को तो अपने साइड में ले लिया था उसने, बट वेस्टर्न यूरोप उनकी साइड में ना जाए। इस पॉलिसी के तहत, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के तहत, मार्शल प्लान के अकॉर्डिंगली इनको वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को बहुत सारे इकोनॉमिक एड दिए गए, पैसे दिए गए। यहाँ पर इस पिक्चर से भी देख सकते हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, आइसलैंड हो, स्वीडन हो, नॉर्वे हो, सभी कंट्रीज को पैसे मिले, यूएस की तरफ से एड दिए गए। और ये सारे कंट्रीज कैसे हैं? वेस्ट यूरोप के कंट्रीज। और इसलिए आपने देखा कि जो नाटो वगैरह है, तो उसमें आप देखोगे वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज ही अमेरिका की तरफ रहते हैं, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न अलायंस, इट मीन्स अमेरिका का जो ब्लॉक था उसको उन्होंने ज्वाइन कर रखा था। अब एक क्वेश्चन उठता है कि जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो सुपर पावर को क्यों ज्वाइन कर रहे थे, क्यों किसी ब्लॉक को ज्वाइन कर रहे थे? तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर रखा है कि उनको क्या मिलता था, प्रोटेक्शन की प्रॉमिस मिलती थी कि भाई हम आपकी मदद करेंगे, अगर कोई भी जो आपका पड़ोसी अगर आप पे हमला वगैरह कर देता है तो हम आपकी मदद करेंगे। दूसरी तरफ से वेपन्स मिलते थे, इकोनॉमिक एड मिलते थे, जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एंड मार्शल प्लान के अकॉर्डिंगली मिलता था, राइट? तो पैसा ही पैसा होगा, ये वाली चीज़ है कि मतलब बहुत मजे वाली चीज़ है। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज, उन लोगों ने अमेरिका के ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया, इस उम्मीद में कि हमें वहाँ से अमेरिका से मदद मिलेगी, जब कभी अगर आसपास के कोई देश हम पे अटैक करते हैं, हमें वेपन मिलेगा, हमें बहुत सारे डॉलर्स ही डॉलर्स मिलेंगे, राइट? ये कुछ कारण थे जिसके कारण से जो स्मॉलर कंट्रीज थे, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, जो एक तरह से लीस्ट डेवलप कंट्रीज थे, वो किसी न किसी सुपर पावर को ज्वाइन कर रहे थे, और इस कारण से दुनिया दो ब्लॉक में बाइपोलर हो रहा था, राइट? इन चीज़ों को हम लोगों ने पहले भी देखा था। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, छोटे कंट्रीज की तो जरूरत है, इसलिए वो सुपर पावर को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन सुपर पावर को क्या जरूरत है? ठीक है, क्या ये एक तरह से कह सकते हो कि एक तरफा मोहब्बत था, कि मतलब जो छोटे कंट्रीज है उन्हीं को जरूरत है केवल? नहीं, ये दोनों तरफ से जरूरत है। क्या जरूरत है? सुपर पावर को क्यों जरूरत थी ऐसे छोटे छोटे एलाइज की? पहली चीज कि छोटे छोटे एलाइज को, छोटे छोटे कंट्रीज को अगर वो अपने साथ मिलाते, जैसे यूएसए ने क्या किया है, बहुत सारे कंट्रीज को अपने साथ मिला लिया, राइट? फॉर एग्जाम्पल के लिए टर्की को मिला लिया, ग्रीस को मिला लिया, और कंट्रीज को मिला लिया, तो वहां से उनको मिनरल मिल जाएगा, ऑयल मिल जाएगा, राइट? तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि अगर हम छोटे छोटे कंट्रीज को अपने साथ मिलाएंगे तो वहाँ का जो मिनरल होगा, वहाँ के जो रिसोर्सेज होंगे, वहाँ के जो ऑयल होंगे, वो हमें मिल जाएंगे। दूसरी तरफ हमें टेरिटरी मिल जाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जहाँ वहाँ पर अपने वेपन्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, और उससे हमें वापस कहीं पे अटैक करने में मदद मिलेगी। जैसा आपने देखा था एग्जाम्पल कि यूएसएसआर ने किस प्रकार से क्यूबा में जाकर अपने वेपन्स को, अपने मिसाइल को, अपने जो ट्रूप्स है वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए थे, ताकि उनको आसानी होगी यूएसए पर कभी अटैक करने में। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से यूएसए ने टर्की और बाकी सारे कंट्रीज में अपने अपने मिसाइल्स वहाँ पर रख दिए थे। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव था, तीसरा बड़ा कारण था कि वो उस लोकेशन का यूज कर सकते हैं, उस टेरिटरी का यूज कर सकते हैं, उन छोटे कंट्रीज का यूज कर सकते हैं स्पाई करने के लिए। ठीक है, जैसे यूएसए के अंदर में ये सारे कंट्रीज हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, पाकिस्तान पाकिस्तान एक छोटा सा कंट्री है, उसने ज्वाइन कर लिया था यूएसए वाला ब्लॉक। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो पाकिस्तान का जो एरिया है, रिसोर्सेज, वो यूएसए को मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ पाकिस्तान का जो लैंड एरिया है उस पर अमेरिका अपने वेपन्स वगैरह डाल सकता है, अपने अपने ट्रूप्स को वहां पे डिप्लॉय कर सकता है, एंड साथ ही साथ उस एरिया का यूज कर सकता है अमेरिका स्पाई करने के लिए। अगर उसको स्पाई करना होगा, इंडिया को स्पाई करना होगा या चाइना को करना होगा, तो वो कर सकता था, राइट? नेक्स्ट, कि छोटे छोटे कंट्रीज अमेरिका को कुछ पैसे ही दे सकते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट कलेक्टिवली कुछ कुछ पैसे दे सकते थे ताकि अमेरिका उनकी मदद कर सके। ठीक है, तो एक तरह से रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी अमेरिका को मिल जाएंगे, या अगर यूएसएसआर का कैंप है तो यूएसएसआर को मिल जाएंगे। तो सुपर पावर को ये फायदा है। सुपर पावर को फायदा क्या है, वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ कि उनको आइलैंड मिनरल मिल जाएंगे छोटे छोटे कंट्रीज से। दूसरी चीज, टेरिटरी मिल जाएगा जहाँ पे अपने वेपन्स एंड ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सके, ताकि कभी लड़ाई हो तो वहां से वो लॉन्च कर सके। तीसरी चीज कि वो स्पाई कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जासूसी कर सकते हैं दूसरे आसपास के देशों पे। ठीक, चौथी चीज कि कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे, और पांचवी चीज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, कि ये बता सके पूरी दुनिया में कि हमारी आइडियोलॉजी देखो कितनी अच्छी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंट्री मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए आप चीज को। अगर मान लीजिए यूएसए के ब्लॉक को ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब यूएसए अब ये कह सकता है, ये इस बात का ढिंडोरा पीट सकता है कि देखो देखो, मेरी आइडियोलॉजी जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है वो ज्यादा बेहतर है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कंट्री मेरी तरफ आ रही है। और अगर यूएसएसआर की तरफ ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज ऐड हो गए, तो इसका मतलब यूएसएसआर ये कह सकता था सेम चीज कि भाई देखो, मेरी आइडियोलॉजी ज्यादा बेटर है, इसलिए
हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी ब्लॉक को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारी जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है, वो ज़्यादा बेटर है। मतलब अपने आइडियोलॉजी को सुपीरियर बताने की का एक जो रेस है, कि जो होड़ है, वो बेसिकली ये था, ताकि इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को अपने साथ वो जोड़ना चाहते थे। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है सीबीएसई के द्वारा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विच सेट ऑफ द कंट्रीज बिलोंग टू द नाटो ग्रुप। मैंने आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा था कि नाटो की स्थापना किस साल हुई थी और वार्सो पैक्ट की स्थापना वार्सो पैक्ट किस साल साइन किया गया था। अब आपको ये क्वेश्चन जो है उसको बेअटेम्प्ट करना है और आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है, बिना वीडियो को पॉज किए हुए या पीछे जाए हुए। आपको डायरेक्ट अभी बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि इसमें से कौन सा जवाब सही होगा। यहाँ पर A, B, C, D ये ऑप्शन। सो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए एंड स्टे लर्निंग, स्टे क्यूरियस।